कांग्रेस की कमान थामने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का सामना सबसे पहले ताबड़तोड़ चुनावी हार से ही होना है। लेकिन खड़गे की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। वजह ये कि राजस्थान का संकट एक बार फिर नए सिरे से उठ खड़ा हुआ है। राजस्थान में चुनाव होने में महज 1 साल बचे हैं। ऐसे में पंजाब की तरह सियासी प्रयोग करने से कांग्रेस बचना चाहेगी और खड़गे की भी वही कोशिश रही है। लेकिन सचिन पायलट के उतावलेपन से पेच और फंस गया है। पायलट यह जानते हैं कि गहलोत को हटाकर कुर्सी उन्हें फिलहाल नहीं मिलने वाली और गहलोत भी अच्छे से इस बात को जानते हैं कि अगले चुनावों में पार्टी उन्हें सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करने वाली। लेकिन बावजूद सब अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में टकराने को तत्पर हैं। 2020 की बगावत के बाद से अब तक चुपचाप बैठे सचिन पायलट मुखर हो गए हैं और उनके निशाने पर अशोक गहलोत हैं। पायलट खड़गे से इस मसले पर भी मिले थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जिससे उनकी उम्मीदें जिंदा रहें। यही वजह है कि पायलट अपनी तरफ से अंतिम कोशिश करते दिख रहे हैं। पायलट ने केसी वेणुगोपाल के बयान का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान से अनिर्णय का माहौल खत्म करने का समय आ गया है। 29 सितंबर को वेणुगोपाल ने कहा था कि सोनिया गांधी 2 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी के बारे में फैसला लेंगी। पायलट की संभावित उम्मीदवारी की खबरों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले गहलोत समर्थक कहे जा रहे राजस्थान विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इस दौरान पायलट ने 25 सितंबर को आयोजित विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। कांग्रेस ने शांतिलाल धालीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। पायलट ने कहा कि कांग्रेस में समान नियम और अनुशासन सभी पर लागू होते हैं। पार्टी की तरफ से राजस्थान में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों ने पहले ही अपनी बात कह दी है और 3 विधायकों को नोटिस भी मिल गए हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लें। मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा करेंगे। वेणुगोपाल की बात को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। संभावनाएं ये जताई जा रही थी कि इस मसले पर अध्यक्ष के चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में व्यस्त नजर आ रही है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में हैं। ऐसे में बेचैन पायलट एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उन्होंने बयानों से साफ कर दिया कि वह राजस्थान में मौजूद स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि पायलट खेमे के लिए गहलोत को सीएम बनाए रखना और पायलट को अगले साल मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करना वरिष्ठ नेताओं के प्रति युवाओं का गुस्सा और युवा नेता के प्रति सहानुभूति को दूर कर सकता है। पायलट कैंप का ये भी मानना है कि अगर कांग्रेस को 30 सालों का चक्र तोड़कर दोबारा सरकार में वापसी करनी है तो बदलाव की जरूरत है और वह बदलाव पायलट को सीएम बनाना है। हाल ही में पार्टी का नेतृत्व संभालने वाले खड़गे के सामने विधानसभा चुनाव के अलावा राजस्थान का संकट भी बड़ी चुनौती है। खास बात ये कि गहलोत कैंप के विधायकों के इस्तीफे अभी भी स्पीकर सीपी जोशी के पास हैं और सीपी जोशी को सीएम का करीबी माना जाता है। गहलोत भी सही सियासी दांव खेलने के लिए मशहूर हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष को ऐसा हल निकालना होगा जिससे प्रदेश इकाई प्रभावित न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ठीक 1 साल पहले प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ लगा रहे थे। हरियाणा और पंजाब को पानी पी पी कर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बता रहे थे। लेकिन ठीक 1 साल बाद जब ये साफ हो गया कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं और पंजाब में बढ़ गई हैं और दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब सियासी प्रदूषण फैलाने लगी हैं। कांग्रेस और बीजेपी के निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल कभी कहते हैं कि एशिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम आता तो है ही नहीं। लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो प्रदूषण के मामले को किसानों की तरफ मोड़ दिया और वह भी पूरी चालाकी से। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक नया तर्क खोज निकाला। मान ने कहा कि प्रदूषण केवल दिल्ली और पंजाब में थोड़े न है, ये तो पूरे उत्तर भारत में है। मतलब न भगवंत मान कुछ करने को तैयार हैं और न अरविंद केजरीवाल। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के इस वीडियो को शेयर कर दिया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केवल पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पराली जलाई जा रही है, लेकिन मोदी सरकार केवल पंजाब पर सवाल उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बार बार सवाल कर रही है कि पराली जलाने को लेकर किसानों पर क्यों केस दर्ज किए जा रहे हैं, क्या किसान अपराधी हैं?
भगवंत मान के वीडियो को शेयर करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि प्रदूषण से राजनीति मत करो। प्रदूषण केवल दिल्ली और पंजाब में नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत में है। किसान को गालियां मत दो, उस पर एफआईआर दर्ज मत करो। पंजाब और दिल्ली के लोग अपने स्तर पर सभी कदम उठा रहे हैं। केंद्र को आगे आकर सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर समाधान निकालना होगा। केजरीवाल द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर कुछ लोगों ने तंज कसते हुए कमेंट किया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये बुद्धि तब कहाँ होती है जब आप लोग हिंदुओं को अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली मनाने पर प्रतिबंध लगाते हो, हिंदुओं पर एफआईआर करते हो, हिंदुओं की दिवाली मनाने पर जेल में डालते हो। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि आप प्रदूषण पर उजागर हो रहे हैं। आपकी सरकार से पहले ये पंजाब की पराली थी, लेकिन अब पराली प्रदूषण पैदा नहीं करती, लेकिन पटाखे करते हैं। आपके चेहरे से हिंदू प्रेम का मुखौटा हटा दिया गया है। ये आपकी सरकार का आखिरी कार्यकाल है। 2025 में आप चले जाएंगे। एक यूजर ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि धिक्कार है आप पर और आपकी पंजाब सरकार पर। सांस लेना दूभर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के लिए मौज मजे का पूरा इंतजाम करवाने के मामले में अब अरविंद केजरीवाल खुद फंसते नजर आने लगे हैं। वजह ये कि जैन के लिए जिस तरह के इंतजाम तिहाड़ में करवाए गए, वह सब जैन अपने अकेले के दम पर नहीं कर सकते, और अगर किया भी तो इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार को नहीं हो, ये मुमकिन नहीं लगता। यही वजह है कि सत्येंद्र जैन को जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय अब सख्त हो गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। अगर जांच में ईडी के आरोप सही पाए गए तो इसकी आंच में अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी तपना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ईडी ने सत्येंद्र जैन से संबंधित समस्त डेटा गृह मंत्रालय को भी दिया था। ईडी का ये आरोप है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में रहते हुए जेल अधिकारियों की मेरे भगत से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि सत्येंद्र जैन जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने सत्येंद्र जैन के ऐशो आराम की तमाम सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को सौंप दी थी। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज, बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। जेल सुपरिटेंडेंट हर रोज सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं ताकि सलाखों के पीछे मंत्री को कोई दिक्कत न हो। सत्येंद्र जैन के लिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए घर का खाना बनाकर जेल में मुहैया करवाया जाता है। ईडी ने यह भी कहा था कि जेल मैनुअल के खिलाफ सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन उनसे जेल में अक्सर मिलने आती हैं, जो कि गलत है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इस केस के अन्य आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सत्येंद्र जैन के साथ उनकी सेल में अक्सर घंटों मीटिंग करते हैं। ये केस की जांच के लिए ठीक नहीं है। अंकुश और वैभव दोनों ही इस वक्त तिहाड़ में हैं। ईडी ने हलफनामे में ये भी लिखा है कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री भी हैं, जिसका वह गलत फायदा उठा रहे हैं। तिहाड़ प्रशासन ने इन आरोपों पर कहा था कि सत्येंद्र जैन की सेल में बाहर से कोई नहीं आया। हालांकि सुबह गिनती के वक्त वार्ड में मौजूद सभी कैदी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जेल प्रशासन ने अपनी सफाई में कहा था कि जिन सह आरोपियों की बात कही जा रही है वो भी उसी वार्ड में हैं जिस वार्ड में सत्येंद्र जैन हैं, इसलिए वे आपस में बात कर सकते हैं। जेल प्रशासन ने यह भी कहा कि गिनती के बाद जब सभी अपने अपने सेल में चले जाते हैं तब एक दूसरे की सेल में नहीं जाया जा सकता। तिहाड़ प्रशासन किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मौजूदगी से भी इनकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश के सच्चे नेता के साथ चलने पर गर्व और सौभाग्य की अनुभूति हो रही है, जिन्होंने भारत तोड़ो यात्रा के साथ राष्ट्र को एकजुट करने के लिए पदयात्रा शुरू की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये ट्वीट किसी दूसरे ने नहीं बल्कि तेलंगाना कांग्रेस के राज्य सचिव रोहिन रेड्डी ने किया। जोड़ो की जगह तोड़ो लिखकर रोहिन रेड्डी ने कांग्रेस की फजीहत तो करवा ही दी, राहुल गांधी की यात्रा की भी हवा निकाल कर रख दी। हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर रहे रोहिन रेड्डी ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने वही सब फिर से किया। रोहिन रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल को टैग करते हुए लिखा कि गर्व और महान क्षण जब एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे ने हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मेरी सराहना की। तारीफ के लिए धन्यवाद सर। उन्होंने खड़गे और अन्य नेताओं के साथ ली गई एक तस्वीर भी पोस्ट की। जाहिर तौर पर इस गलती पर ध्यान दिए बिना तेलंगाना कांग्रेस ने इसे रिट्वीट कर दिया।
हालांकि बाद में गलती का एहसास होने के बाद रोहिन रेड्डी ने अपना ट्वीट हटा दिया और संशोधित करके दोबारा ट्वीट किया, लेकिन तब तक तो बात कमान से तीर की तरह निकल चुकी थी। विपक्ष को रोहिन रेड्डी का ये गलत ट्वीट जरूर पसंद आया और उसने इसको कांग्रेस के खिलाफ भुनाने की कोशिश भी शुरू कर दी। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के नेता कृष्णक मन्ने ने इसे कांग्रेस का सेल्फ गोल बताया। कृष्णक ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी यात्रा के कोऑर्डिनेटर ने इसे तोड़ो यात्रा के रूप में ट्वीट किया और तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने इसे रीट्वीट किया। ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। खुला प्रथा यानी शादी तोड़ने की प्रथा को लेकर केरल हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए खुला प्रथा से जुड़े एक रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई के दौरान साफ कहा कि इस्लामिक मौलानाओं के पास कानून की शिक्षा नहीं होती है, इसलिए कोर्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से संबंधित कानूनी मामले का फैसला करते समय इस्लामी विद्वानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस CS डायस की खंडपीठ ने कहा कि मौलानाओं के पास कोई औपचारिक कानूनी प्रशिक्षण नहीं है और उनके लिए इस्लामी कानून को समझना मुश्किल है, इसलिए कोर्ट को उन पर भरोसा करने से बचना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि विश्वासों और प्रथाओं से संबंधित मामलों में उनकी राय न्यायालय के लिए निसंदेह मायने रखती है और न्यायालय को उनके विचारों के लिए सम्मान होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश की अदालत में नैतिक निषेधाज्ञा और कानूनी अधिकार का प्रतिच्छेदन कानूनी अधिकार की वैधता का निर्धारण नहीं हो सकता है। खुला प्रथा को लेकर कोर्ट ने कहा कि खुला से संबंधित दुविधा शायद उस प्रथा से अधिक संबंधित है जो वर्षों से चली आ रही है। कोर्ट ने कहा कि कानूनी मानदंड के अनुरूप मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की सहमति के बिना विवाह समाप्त करने का अधिकार है। अदालत की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अदालत से कानूनी मानदंडों को देखने की उम्मीद की जाती है अगर वह कुरान के कानूनों और पैगंबर की बातों और प्रथाओं पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि मौलानाओं के पास कानून का प्रशिक्षण नहीं होता, इसलिए न्यायालय उनकी राय के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अदालत के सामने उसकी पिछले निर्णय की समीक्षा के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें अदालत ने कहा था कि एक मुस्लिम पत्नी को अपने शौहर की इच्छा के बिना भी अपने निकाह को समाप्त करने का पूरा अधिकार है, जो कुरान द्वारा दिया गया है। कोर्ट ने कहा, ये एक सामान्य समीक्षा है जो दर्शाती है कि मुस्लिम महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की इच्छा के अधीन हैं और इस समीक्षा याचिका से ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपील मौलाना और वर्चस्ववादी पुरुषत्व द्वारा समर्थित है। मुस्लिम महिलाओं के खुला अधिकार को मुस्लिम समुदाय पचाने में असमर्थ है। एक उदाहरण के रूप में अदालत ने 3 तलाक को समझने में मौलानाओं की दुविधा का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि यह सदियों से समाज में अपनाई जाने वाली प्रथा थी जो खलीफा उमर के एक फरमान से संबंधित थी कि एक बार में ही 3 तलाक कहने पर तलाक को वैध माना जाएगा। किताबों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि खलीफा उमर ने महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए डिग्री का जिक्र किया और उस कार्यकारी शक्ति का प्रयोग एक विशेष स्थिति से निपटने के लिए किया गया था। कोर्ट ने कहा, हालांकि यह डिग्री कुरान के कानून के अनुरूप नहीं दिखती है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। उसके साथ ही सवाल ये उठने लगे कि चुनावों के नतीजे क्या होंगे। क्या अरविंद केजरीवाल कुछ दम दिखा पाएंगे या फिर कांग्रेस गुपचुप कोई बड़ा खेल कर देगी, और क्या बीजेपी अपने 150 प्लस सीटों के लक्ष्य को पा सकेगी। इन सवालों से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर गुजरात की जमीन पर किसकी फसल उगी है। राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को हवा हवाई बताते हैं, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को, मतलब कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तीर चला रही हैं। राहुल गांधी अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हवा हवाई कहते हैं तो इसके पीछे ठोस कारण भी है। गोवा और उत्तराखंड में केजरीवाल ने ऐसा माहौल तैयार किया था जैसे मानो दोनों ही राज्यों में उनकी सरकार बनने जा रही हो, लेकिन नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल की हवाबाजी की सारी पोल खुल गई। केजरीवाल ठीक वैसा ही कुछ गुजरात में भी करने जा रहे हैं। इसलिए सवाल सीटों का नहीं, सवाल वोट कटुआ का है। गुजरात की सियासी तजीन पर न तो कांग्रेस है और न ही आम आदमी पार्टी। असली वोट कटवा का फैसला इन्हीं दोनों पार्टियों में होना है। लेकिन जो माहौल है उस हिसाब से तो ये साफ है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की हैसियत कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचाने भर की है। मतलब केजरीवाल वोट कटवा की भूमिका गुजरात में निभाएंगे। बड़ी वजह ये कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में संगठन है ही नहीं। रही बात कांग्रेस की तो उसके पारंपरिक वोट तो उसके साथ हैं, लेकिन पार्टी का संगठन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जाहिर है कि बीजेपी के मुकाबले ये दोनों पार्टियां कहीं टिकती ही नहीं।
केजरीवाल अपना खाता भी खोल पाएं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि तमाम सर्वे के नतीजों में उनकी पार्टी के हाथ कुछ लगता नहीं दिखता। 2014 के बाद कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो कांग्रेस और चुनावी पराजय एक दूसरे के पूरक रहे हैं। गुजरात में तो खैर इसका इतिहास और भी पुराना है, इसलिए हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने की कांग्रेस ने परिपाटी बना ली है, ताकि नतीजों के बाद वे अपनी पराजय को लोकतंत्र की पराजय के तौर पर प्रस्तुत कर सकें, संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी के काबिज होने की जीत बता सकें। जबकि यहीं कांग्रेस सत्ता में रहते हुए चुनाव आयोग जैसी संस्था पर नवीन चावला जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थोप चुकी है। चुनाव भले ही 5 साल में आते हैं, लेकिन बीजेपी वह पार्टी है जो एक चुनाव जीतते ही दूसरे की तैयारी में लग जाती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनावी जीत का जश्न मनाने को ठहरते नहीं, वे दूसरे चुनावी मोर्चे पर मुस्तैद हो जाते हैं। इसके ठीक उलट अन्य दल तब सक्रिय होते हैं जब अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी हो जाती है। यही कारण है कि वे चुनाव आयोग या ईवीएम के बीजेपी का पिट्ठू होने का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी कमजोरियों पर चर्चा नहीं हो। यदि किसी चुनाव में बीजेपी विरोधी दलों को सफलता मिल जाती है तो वे नतीजे आते ही चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम तक पर चुप्पी साध ले जाते हैं, लेकिन यदि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो उनका विलाप और तेज हो जाता है। गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। 2017 के विधानसभा चुनावों में वह बीजेपी को टक्कर देने में भी कामयाब रही थी, लेकिन इस बार वह जमीन से गायब है। पिछले चुनावों में उसकी उम्मीदें 3 लोगों हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी के बीजेपी विरोध पर टिकी थीं। इनमें से 2 पटेल और ठाकुर अब बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत चुनावी रणनीति बनाने की जगह राजस्थान में अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। चुनावी गतिविधियों से पार्टी के बड़े नेता अब तक दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासी खाना पूर्ति करने ही सही, लेकिन अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश आए। इरादा सोलन में रोड शो करने का था, लेकिन रोड शो के बीच ही ऐसा हंगामा खड़ा हो गया कि अरविंद केजरीवाल को अपना भाषण बंद कर खिसक जाना पड़ा। असल में रोड शो के दौरान केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। इस बात से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे लोगों से भिड़ गए। फिर दोनों तरफ से लात घूंसे चलने लगे। माहौल बिगड़ा तो केजरीवाल सब छोड़ छाड़कर वापस लौट गए। हिमाचल प्रदेश चुनाव अभियान में पहली बार अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। वे सोलन सीट से उम्मीदवार अंजू राठौर के लिए रोड शो कर रहे थे, तभी हंगामा हो गया। केजरीवाल सोलन शहर में खुली गाड़ी में सवार होकर निकले। उनके साथ शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों के पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता थे। खुली गाड़ियों में उनका रोड शो पुराने बस स्टैंड पहुंचा, जहां केजरीवाल ने गाड़ी से भाषण शुरू किया। वे 5 मिनट ही बोले थे कि कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। नारे लगाने वालों ने अध्यापक एसोसिएशन के पर्चे भी उछाले और इस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने वालों को पीटते हुए धक्का देना शुरू कर दिया। इस पर दोनों ओर से लात घूंसे चलने लगे। माहौल बिगड़ता देखकर पुलिस ने बीच बचाव करते हुए नारेबाजी करने वालों को रोड शो से हटा दिया। हालांकि उसी समय केजरीवाल ने ये कहते हुए अपना भाषण बंद कर दिया कि अगर किसी को गुंडागर्दी ही करनी है तो वह भाजपा या कांग्रेस के पास चले जाएं। इसके बाद केजरीवाल रोड शो छोड़कर चले गए। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में जिस तरह अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी, उसे देखकर पहाड़ी लोगों को खासी उम्मीदें बंधी थीं। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल से एक तरह से मुंह सा मोड़ ही लिया। केजरीवाल लगभग 4 महीने से हिमाचल आए ही नहीं। अब चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में उनका सोलन में रोड शो रखा गया। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कुछ समय से गुजरात में अपनी पार्टी के प्रचार को ज्यादा समय दे रहे हैं। हिमाचल के मौजूदा राजनीतिक हालात में तीसरा विकल्प बनने का आम आदमी पार्टी का दावा हवा हवाई ही लगता है। आम आदमी पार्टी ने सोलन के ठोडो ग्राउंड में पहला बड़ा कार्यक्रम 25 जुलाई को किया था। उसमें हिमाचल के 8,380 पार्टी पंचायत प्रमुखों ने शपथ ली। उस प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी पहुंचना था, मगर खराब मौसम की वजह से ऐन मौके पर दोनों का आना कैंसिल हो गया। उसी प्रोग्राम में नेताओं ने 15 दिन के अंदर हिमाचल में 1 लाख पदाधिकारियों की टीम तैयार करने का दावा किया, जो सिर्फ दावा बनकर ही रह गया। लोग जुड़े। उसमें आम आदमी पार्टी में ज्यादातर लोग टिकट की उम्मीद में कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों से आए थे और जब टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़कर निकल गए। सोलन सदर सीट पर ही कांग्रेस के 3 लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इसमें अंजू राठौर को टिकट मिलते ही बाकी 2 लोगों विनोद कुमार और पलक राम कश्यप ने इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी गैंग सिर्फ झूठ की खेती करती है और आम जनता को गुमराह करने की कोशिश। लेकिन इस कोशिश में अब केजरीवाल की गैंग खुद ही बेनकाब हो रही है। पराली के मुद्दे पर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार से मदद न मिलने का दावा किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इस सारे आंकड़े जब सामने रख दिए तो भगवंत मान की बोलती ही बंद हो गई। दरअसल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को पराली के मुद्दे पर कोई मदद नहीं मिल रही है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों से आंदोलन का बदला ले रही है। लेकिन इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भगवंत मान के झूठ की पोल खोलते हुए सारे आंकड़े सामने रख दिए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने पंजाब को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए 1347 करोड़ रुपए दिए। राज्य ने 1,20,000 मशीनें खरीदी, इनमें से 11,275 मशीनें गायब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि धन का उपयोग स्पष्ट अक्षमता को दर्शाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि पिछले साल फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 212 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए थे। इस साल केंद्र सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए पंजाब को 280 करोड़ रुपए दिए हैं। लगभग 492 करोड़ रुपए उपलब्ध थे, लेकिन राज्य सरकार ने असहाय किसानों को फसल अवशेष जलाने के लिए मजबूर छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री ने आगे पंजाब के मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधते हुए लिखा कि वो अपने ही क्षेत्र संगरूर में किसानों को राहत देने में भी नाकाम रहे हैं। पिछले साल संगरूर में खेत में आग लगने के 1266 मामले थे। इस साल वे 139% बढ़कर 3025 हो गए हैं। दरअसल भूपेंद्र यादव के ट्वीट के बाद पराली जलाने में विफल पंजाब सरकार ने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को कोई मदद नहीं मिल रही है। इस पर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी भगवंत मान पर तंज कसा। सीएम खट्टर ने कहा कि केंद्र को दोष देने के बजाय पंजाब सरकार को खुद ही पराली प्रबंधन का इंतजाम करना चाहिए। इसके बाद भूपेंद्र यादव ने भी मान को धो दिया। गौरतलब है कि 2 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई। पूरी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर बनी हुई है। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक के बाद एक ट्वीट करके पराली प्रबंधन में विफल होने को लेकर पंजाब सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब में आज की स्थिति में साल 2021 के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में करीब 19% की वृद्धि देखी गई है, जबकि हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 30.6% की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन पंजाब में पराली जलाने के कुल 3,634 मामले सामने आए हैं। उन्होंने आगे सवाल किया कि दिल्ली को गैस चैम्बर किसने बना दिया है। इस पर कोई शक नहीं, आश्चर्य है कि कैसे घोटाला वही है जहां आप है। लेकिन ट्वीट के माध्यम से केंद्रीय मंत्री के द्वारा सुनाई गई खरी खोटी के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव हो गए। उन्होंने पंजाब में पराली जलाने के बढ़ रहे मामलों के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार जो सुविधाएं किसानों को देना चाहती है उसके लिए कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। इसी वजह से पंजाब सरकार लाचार है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब का किसान पराली जलाना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें मजबूरी में पराली को आग के हवाले करना पड़ रहा है और केंद्र सरकार से पंजाब सरकार को कोई मदद पराली प्रबंधन को लेकर नहीं मिल रही है। पर अब आंकड़े तो कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। बहरहाल पराली के मुद्दे पर पंजाब सरकार अपना ठीकरा केंद्र सरकार के सर फोड़ने के प्रयास में है, लेकिन केंद्र सरकार के बचाव में हरियाणा सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है और उसकी बखिया उधेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।